नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भिवंडी की एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने बोला अघाड़ी सरकार पर हमला, कहा शिवसेना ने किया एनसीपी से निकाह, मुझे नहीं पता कौन है दुल्हन। राणा दंपति पर दबाव डालने में जुटी उद्धव सरकार, नवनीत और रवि राणा की इमारत में रहने वाले सभी लोगों को बीएमसी ने भेजा नोटिस। कांग्रेस के साथ आते ही शिवसेना का सावरकर प्रेम हुए खत्म, जयंती पर मुखपत्र सामना में भी वीर सावरकर को नहीं मिली जगह, ट्वीट कर चलाया काम। नासिक में आधी रात से धारा 144 लागू, अगले 15 दिनों तक मोर्चा प्रदर्शन आंदोलन पर रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, महाराष्ट्र में 3-4 दिन पहले ही दस्तक देगा मानसून, कई इलाकों में जारी किया गया येलो अलर्ट। हेडलाइंस के बाद अब रुख खबरों का कर लेते हैं। तो आज खबरों की शुरुआत करेंगे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एक खबर के साथ। दरअसल महाराष्ट्र के भिवंडी में ओवैसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अघाड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि ओवैसी को वोट मत देना क्योंकि बीजेपी शिवसेना को रोकना है। चुनाव होने के बाद एनसीपी ने शिवसेना से मिलकर निकाह कर लिया है, अब इनमें दुल्हा कौन है। ओवैसी ने अब तंज करते हुए शिवसेना और एनसीपी पर हमला बोल ही दिया था तो पलटवार तो होना ही था। तो शिवसेना की तरफ से मोर्चा संभाला सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने और जमकर ओवैसी को लताड़ लगाई। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दुल्हन वाले बयान पर पलटवार किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाओं पर ओवैसी की मानसिकता भाजपा से बहुत अलग नहीं है, उनका केवल दुल्हन के रूप में महिलाओं के साथ जुनून है। शिवसेना सांसद ने ट्वीट कर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की दुल्हनों के प्रति दीवानगी जारी है, पहले मुगल पत्नियों के साथ और अब भिवंडी में। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बुल्ली बाई और सुल्ली डील ऐप के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को वर्चुअली नीलाम की जा रही थी, तब वो गायब थे, उन्होंने इसके खिलाफ नहीं बोला। अब केवल दुल्हन के रूप में महिलाओं के साथ इस जुनून को जारी रखते हैं। वो महिलाओं पर बीजेपी की मानसिकता से बहुत अलग नहीं है। एक तरफ जहां शिवसेना और ओवैसी में युद्ध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने राणा दंपति को अपने आगे झुकाने के लिए अब साम दाम दंड भेद की रणनीति शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राणा दंपति पर दबाव बनाने के लिए बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को नोटिस भेज दिया है। मुंबई के खार इलाके में स्थित लावी नाम की जिस बिल्डिंग में फ्लैट है, वहां रहने वाले सभी लोगों की परेशानियां अब बढ़ गई है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने 9 मंजिला इमारत के सभी घरों को अवैध निर्माण की जांच के लिए नोटिस दिया है। इस बार राणा दंपति के 8वीं मंजिल पर स्थित घर को बीएमसी ने नोटिस नहीं भेजा है क्योंकि उन्हें पहले ही 10 अवैध निर्माण का दावा करते हुए उन्हें हटने का नोटिस दिया जा चुका है। फिलहाल अदालत ने राणा दंपति को अवैध निर्माण को वैध करने के लिए बीएमसी से अपील करने के निर्देश दिए हैं। राणा दंपति के इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी रहनवासियों को गुरुवार को नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 488 के तहत जारी किया गया। राणा परिवार की 8वीं मंजिल को छोड़कर 9 मंजिला इमारत के सभी फ्लैटों को नोटिस जारी किया गया। वहीं इस मामले में बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में राणा के अलावा सोसाइटी के अन्य फ्लैटों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। अब मामला अदालत में है और हमने ये निरीक्षण करने के लिए एक नया नोटिस दिया है कि क्या इन फ्लैटों में कोई अन्य अनियमितताएं सामने आई है। एक बार निरीक्षण रिपोर्ट पूरी हो जाने के बाद हम अदालत को रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2 मई को बीएमसी ने राणा दंपति को घर में अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया था और बाद में 10 अवैध निर्माण का दावा करते हुए तोड़ने की कार्रवाई की भी धमकी दी थी।
तो एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के वजूद पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की कभी कट्टर समर्थक रही शिवसेना वीर सावरकर को ही भूल गई है। अब आप पूछोगे कि ये हम किस बेस पर कह रहे हैं, तो दरअसल शनिवार को वीर सावरकर की जयंती थी, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और यदि आप हम किसी के कट्टर समर्थक होते तो उसके जन्मदिन और पुण्यतिथि को कभी नहीं भूलते। लेकिन शनिवार को सावरकर की जयंती से शिवसेना किनारा करते हुए नजर आई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना हिंदी में सावरकर की जयंती पर ना ही कोई लेख छापा, ना ही अपने संपादकीय में उनका कोई जिक्र किया। लेकिन सवाल ना खड़ा हो, इसलिए हमेशा सावरकर के मुद्दे पर दूसरे दलों को घेरने वाले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी सावरकर की जयंती पर एक ट्वीट कर इतिश्री कर ली। वहीं शिवसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीर सावरकर को नमन करते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया गया, जबकि बीजेपी ने देश भर में वीर सावरकर की जयंती को जोर शोर से मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष ने उन्होंने याद किया और धूमधाम से जयंती मनाई। लेकिन शिवसेना ने बस एक ट्वीट कर शांत हो गई। ऐसे में आखिर हम क्यों ना कहे कि शिवसेना वीर सावरकर को भूल गई है। तो जहां एक तरफ शिवसेना वीर सावरकर को भूल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नासिक में धारा 144 लगा दी गई है और ये अगले 15 दिनों तक लागू रहेगी। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर धारा 144 क्यों लगाई गई। तो चलिए हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दरअसल देश के अलग अलग ठिकानों की तरह ही महाराष्ट्र भर में भी जगह जगह धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने, ज्ञानवापी मस्जिद और शिव मंदिर विवाद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद, ओबीसी आरक्षण, महंगाई को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन शुरू है। देश में जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों, आंदोलन का असर नासिक शहर में भी दिखाई देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। नासिक में राजनीतिक पार्टियां समेत सामाजिक संगठन और मजदूर संगठनों की ओर से मोर्चा और प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम शुरू हैं, जिसके असर से पुलिस कमिश्नर नासिक को अलग रखना चाह रहे हैं और शांति व्यवस्था में खलल ना पैदा हो, इसी मकसद से धारा 144 लागू करने का आदेश दिया गया, जो कि 12 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। सभा और रैलियों पर पाबंदी होगी। बहुत जरूरी होने पर प्रशासन से इजाजत लेने के बाद ही इनका आयोजन किया जा सकेगा। आदेश में कहा गया है कि धारा 144 शादियों, धार्मिक समारोह, अंतिम यात्राओं, सिनेमाघरों में लागू नहीं होगा। किसी भी हथियार, पत्थर, विस्फोटक जैसी चीजों को रखने पर पाबंदी है। प्रतीकात्मक रूप से पुतले जलाने, नारेबाजी, भड़काऊ भाषण, महाआरती जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। अब चलते चलते मानसून पर भी नजर डाल लेते हैं। मानसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान लगभग सही साबित हुआ है। अनुमान से ठीक 3 दिन पहले यानी 29 मई को मानसून ने केरल में जोरदार एंट्री मारी है। अब आने वाले 4-5 दिनों में मौसम विभाग ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी मानसून के छा जाने का अंदाजा जताया है। इस बीच महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिनों तक मानसून से पहले की बरसात का अनुमान जारी किया गया। मानसून से पहले की बारिश के लिए कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में माहौल बन चुका है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, उमस बढ़ गई है, गर्मी कम ज्यादा हो रही है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात की वजह से समय से पहले मानसून की संभावनाएं जताई थी। वहीं मुंबई में रविवार की सुबह से ही कुछ भागों में रिमझिम बरसात हुई और तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। उमस भी बढ़ गई। वातावरण में नमी में कमी बेसी 60% तक दर्ज हुई। अगले 2-3 दिनों तक कोंकण, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में भी जमकर बरसात होगी। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भी बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में मौसम अब तक सूखा ही था, लेकिन अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने बरसात का अनुमान जताया है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फर्स्ट शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।